नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तार से जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक फैसलों की फहरिस्त में एक और जुड़ जाएगा, और वो है वक्फ बिल में संशोधन, जिसका बिल आज 12 बजे लोकसभा में पेश कर दिया गया और अब उस पर चर्चा चल रही है। अमेंडमेंट का जिक्र विपक्ष कर रहा है, उसमें सुधार और बदलाव का जिक्र विपक्ष कर रहा है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री वहां देने के लिए बैठे हैं। इन दिनों नेताओं की राजनीति का नया अड्डा बना हुआ है। जी हां, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तलवारें खिंची हुई हैं, ऐसा संसद में कभी नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिलता है। लेकिन इस बार संसद में जो लड़ाई छिड़ी है वो सिर्फ बिल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश के भाईचारे तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आज संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जोरदार बहस हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल को लेकर भीषण टकराव देखने को मिला। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक एक कर वक्फ संशोधन बिल की अच्छाइयों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब साफ साफ सुन लीजिए। किरेन रिजिजू ने न सिर्फ विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया, बल्कि संसद को भी ये बताया कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. Sir, government किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। इसी बीच किरेन रिजिजू ने सदन को बताया कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ और बीजेपी सरकार में क्या किया गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में सिया सुन्नी समेत सभी की भागीदारी तय की गई है। 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूं।
सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या 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 केरला हाईकोर्ट का फैसला है? केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय का यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में इस दौरान किरेन रिजिजू ने एक बात और सदन के सामने साफ की, वो ये कि देश में रेलवे और डिफेंस के पास जो प्रॉपर्टी है वो सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ के मामलों में ऐसा नहीं है। वक्फ के पास जो संपत्ति है वो निजी संपत्तियां हैं, ना कि रेलवे और डिफेंस की तरह हैं। ऐसे में इनका हिसाब किताब रखना जरूरी है।
वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है, वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वो प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। किरेन रिजिजू ने ये आलोचना उन लोगों को ध्यान में रखकर की जो लोग वक्फ की संपत्तियों को रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सदन में आपत्ति भी जताई और खुलासा भी किया कि देश और दुनिया के लिहाज से वक्फ की संपत्तियां कहां स्टैंड करती हैं। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों के सामने एक और सवाल उठाए। 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए इसके जरिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला ये कि कांग्रेस सरकार को मुसलमानों के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी ओर वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय पर भी सवाल खड़े किए। इशारों ही इशारों में निशाना साधने के बाद किरेन रिजिजू ने खुलकर कांग्रेस पर प्रहार किया। हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्फ संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार करने के लिए आंकड़ों का भी सहारा लिया। उन्होंने कांग्रेस और वक्फ की जमीन को एक चश्मे से देखते हुए कांग्रेस सरकार की खामियां सदन के सामने रखी। वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था, मैं बता दूं आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है,
तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। संसद में चर्चा भले ही वक्फ संशोधन बिल पर थी, लेकिन निशाना कांग्रेस पर था। चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो सवाल खड़े किए वो पहली नजर में जायज दिखे। संसद में किरेन रिजिजू ने वक्फ की कमाई को लेकर जो आंकड़े पेश किए उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां दिखी। वो कहते हैं ना कि जब आंकड़े बोलते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। किरेन रिजिजू ने भी इसीलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के लिए इन्हीं आंकड़ों का सहारा लिया। इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने समझाया कि विपक्ष केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहा है वो सरासर गलत हैं। असल में वक्फ की कमान राज्यों के हाथों में होगी, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। तरीका बना के रखा हुआ है और आखिर में इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए। तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार को ऊपर में छोड़ा है, क्योंकि आखिर तो सर ये सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है। बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे। इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या, बिल्कुल सोचने का नहीं है। ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है और राज्य सरकारें ही इसका निगरानी में आगे काम करना है। केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। अब विपक्ष को क्या रुख अपनाना है, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। हालांकि किरेन रिजिजू के सवालों के जवाब विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने दिए हैं, जिसके चलते वक्फ संशोधन बिल पर मामला और पेचीदा हो गया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने के बाद विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केंद्र पर करारा प्रहार करते हुए वक्फ संशोधन बिल की तीखी आलोचना की। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने बीजेपी पर देश की एकता और आपसी भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया। विपक्ष के इन आरोपों से साफ हो गया है कि वक्फ पर उठी चिंगारी अभी थमने वाली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू के बाद विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उन्होंने बिल पर विपक्ष का पक्ष रखते हुए बीजेपी को किरेन रिजिजू की स्टाइल में भी जवाब दिया। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी
हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। गौरव गोगोई ने बीजेपी सरकार पर देश के मुसलमानों के अधिकार का हनन करने का आरोप लगाते हुए करारा पलटवार किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के साथ हमदर्दी का नाटक कर रही है, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए गौरव गोगोई ने सीधे केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, उन्हें बिल पर विस्तार से लोगों और संगठनों के साथ चर्चा की है। और इसी के साथ वक्फ पर संग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।